नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ मेकर्स के एक येट अनदर एपिसोड में। सबसे पहले तो मैं आपको विश करना चाहती हूँ नए साल की बहुत बहुत मुबारक आप सबको। इट्स अ न्यू ईयर। और आज हमारे बीच में, जैसे कि मैंने आपको हर बारी एक बहुत ही विख्यात पर्सनालिटी से मिलवाया है, तो उसी के चलते आज फिर से हमारे बीच में एक बहुत ही डैशिंग और एक बहुत ही विख्यात पर्सनालिटी है। न्यूज़ मेकर प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएं जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुकाम पाया है। आइए मिलते हैं डॉक्टर जगदीश सखिया से, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट है। और जी हाँ दोस्तों, वो 35 क्लिनिक रन कर रहे हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ सखिया स्किन क्लिनिक। प्लीज़ अलाउ मी टू वेलकम डॉक्टर जगदीश सखिया ऑन द सेट्स ऑफ न्यूज़ मेकर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सिमरन जी फॉर काइंड इंट्रोडक्शन। इस ऐसा इंट्रोडक्शन बहुत कम हुआ है, तो आपने वो मेरी पूरी जर्नी आपने सिर्फ 30 सेकंड में बता दी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। सबसे पहले तो आप एक बहुत वार्म पर्सनालिटी हैं। थैंक यू। और दूसरी बात, आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही आपकी पूरी पर्सनालिटी को रिफाइन कर रही है। यस। सर, मैं जो आपसे सबसे पहला सवाल तो यही पूछना चाहती हूँ कि 35 क्लिनिक हैं ऑलरेडी, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे आपने सोचा कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं? एंड ये जर्नी कैसी रही? कब से शुरू हुई और कब तक? ये बताना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि डर्मेटोलॉजी मेरा पैशन है। मुझे डर्मेटोलॉजी सुबह में 8 बजे से रात को 1 बजे तक पेशेंट देखता हूँ, पता ही नहीं चलता टाइम का। मेरा पेशेंट यही बोलते हैं कि आप 8 बजे जितना फ्रेश हो इतना रात को 1 बजे मिले तभी इतना ही फ्रेश हो। तो समझो कि जब आपका पैशन है वो प्रोफेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कोई भी पहुंच नहीं सकता। तो डर्मेटोलॉजी हमने 1998 में स्टार्ट किया है, मैंने एमडी किया है। और मैंने तो इतना ही सोचा, ज़्यादा तब ऐसा दिमाग नहीं था कि डर्मेटोलॉजी में लेना है, पर डर्मेटोलॉजी में तब कम से कम इन्वेस्टमेंट था। आप छोटी टेबल एक रूम लेके आप क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, लेज़र सब कुछ आ गया। तब कम से कम इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि 5000 स्किन डिसीज़ है। और जब मैंने किया था तो पूरे इंडिया में सिर्फ 5000 डर्मेटोलॉजिस्ट है, और अभी भी सिर्फ 17,000 डर्मेटोलॉजिस्ट, वो भी 140 करोड़ की पॉपुलेशन में। तो 80,000 पीपल के बीच में एक डर्मेट है वो जो। और एब्रॉड में वेस्टर्न कंट्री में जो वो रेशियो है 2000 पीपल में एक डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो हम 40 टाइम्स लेस है, 40 टाइम्स लेस है। तो डर्मेटोलॉजी में बहुत स्कोप है। और जो भी डर्मेटोलॉजी है सब टीयर 1 और टीयर 2 में है, बड़े बड़े सिटी में। जो हमारा सच्चा जो इंडिया है 70% जो तो रूरल एरिया में, तो वहाँ कोई है ही नहीं। तो डर्मेटोलॉजी की स्कैरसिटी बहुत है। फिर इसीलिए मैंने चूज़ा। एक तो शरीर का, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्किन है। और इतना डिसीज स्किन में है, पोल्यूशन से डे बाय डे बढ़ता रहता है, खान पान से होता है, जेनेटिक है, काफ़ी चीज़ें है कि स्किन डिसीज़ कभी कम नहीं होने वाला है। और रहा सोशल मीडिया का ज़माना, तो सबको चेहरा अच्छा लगता है, बराबर। तो इससे हमें लगा कि स्किन इज़ द फ्यूचर। और अभी भी स्किन फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांच है। और सबसे टॉप में स्किन और रेडियोलॉजी जाता है। एडमिशन पीजी में अगर आपको स्किन में एडमिशन लेना है तो 2-3 करोड़ खर्चा करना पड़ता है एडमिशन के लिए। तो ऐसी हमारी ब्रांच है। बहुत ही बढ़िया। मतलब आपको लगा कि इस प्रोफेशन में मैं लोगों का भला भी कर पाऊंगा और ये है कि मैं अच्छा पैसा भी कमा पाऊंगा। तो यही मकसद रहा आपका। तो आपने बात बहुत बढ़िया करी कि पैशन, अगर पैशन हो तो आप उसको प्रोफेशन बनाओ तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज के टाइम में अगर आप देखिए कि स्किन को लेके ना ही सिर्फ कहा जाता था कि खूबसूरती सिर्फ विमेन के लिए ही है, पर आज के टाइम में मेन भी और बच्चे भी बहुत सब अपनी स्किन को लेके कॉन्शियस हैं, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर बैठते हैं, तो हमारे स्किन पे बहुत फ्रेकल्स आ जाते हैं, एक्ने आ जाता है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपने सही बताया सिमरन जी के मेल भी हमारे पहले, हमारा कि आज से 20 साल पहले रेशियो था 90% फीमेल आती थी, सिर्फ 10% मेल आता। अभी वो 60-40 हो गया, 60 फीमेल है, 40 मेल आ गए। और अभी समय दूर नहीं है कि 50-50% दोनों हो जाए। ये तो बोलते हैं सर्वाइवल फिटेस्ट बोलते हैं कि भाई अभी मेल को भी अच्छा दिखना चाहिए। 2 चीज़ की वजह से, एक तो वो मैट्रिमोनियल है, परंतु खुद भी अभी हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट इतना डेवलप हो गया है। और खुद को फील गुड फैक्टर, अगर स्किन खुद की अच्छी लगती है दूसरे को तो
कॉम्प्लीमेंट दे ना दे, पर खुद आईने में दिन में 3-4 बार देखते हैं तो खुद को अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर। तो स्किन में प्रॉब्लम डे बाय डे जो अवेयरनेस भी आ रही है, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता है कि पहले जनरल प्रैक्टिस को दिखाता है, जब जनरल प्रैक्टिस ठीक नहीं होता सीधा फिर कंसल्टेंट को भेज देता है। अभी पेशेंट डायरेक्ट हमारे पास आता है, मानो कि 3-4 पिंपल्स है, इसमें टीनेजर है, हाईली कॉन्शियस है। बड़े वाले तो क्या बोलते इग्नोर करते हैं, पर छोटे वाले जरा भी इग्नोर, एक पिंपल्स आता है और हमें अंदर से हमने हंसी आती है कि एक पिंपल्स के लिए उसने हमें 1,000 रुपये बार कंसल्टिंग फीस दिया, जो वो जनरल प्रैक्टिशनर से भी ठीक होता है। कहने का मीनिंग कि अवेयरनेस इतना आया, तो वो इसका मेन चीज़ जो है स्किन डिजीज बढ़ने का, सबसे पहले पोल्यूशन जो दिल्ली में है, वैसे पूरे इंडिया में है, और वो कम होने वाला नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो चीज़ बढ़ती जा रही है। दूसरा है खान पान। खान पान में जो बोलते हैं कि जो पेट में जो डालते हैं वही स्किन में आएगा। आप डालेंगे गड़बड़ वाला और एक्सपेक्ट करें कि भाई अच्छा वाला आएगा, तो वो हो ही नहीं सकता। तो जंक फूड जितनी तरह से जो बढ़ रहा है ना, वेरी अलार्मिंग की वजह से, इसमें प्रिजर्वेटिव इतना आता है, काफ़ी चीज़ आती है कि जो एलर्जन बोलते हैं कि जो हमारे पेट में जा रहा है, वो डेली बेस पे जा रहा है, ऐसा नहीं कि वंस से वाइल जा रहा है। तीसरा है कि यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस अभी जो अर्थ पे जो आ रहा है ना, पहले ओजोन थोड़ा डिस्टर्ब था, तो यूवीसी जो होता है ना वो अर्थ पे नहीं पहुंचता था, तो वो जींस पे डैमेज नहीं हो रहा था। हमारे बुजुर्ग हमें धूप में 1-1 घंटा बिठाते पहले, तो कुछ नहीं था। पहले वो फार्म में पूरे दिन घूमते थे, कुछ नहीं होता। अभी डे बाय डे स्किन प्रॉब्लम यूवी रेस की वजह से इतना सारा हो गया कि वो एक्जिमा से लेके काफ़ी चीज़ ऐसी होती है कि सीवियर SLE DLE के, जिससे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मेलेनोमा करके स्किन कैंसर, काफ़ी चीज़ ऐसा हुआ कि यूवी रे से हो रहा है। तो खान पान है, स्ट्रेस, चौथा जो बोला स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो सबको है, छोटे मोटे। आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो वो भी एक अलग चीज़ है, उसका भी एक अलग कोर्स होना चाहिए कि स्ट्रेस तो सबको होता है ना, जन्म से लास्ट तक स्ट्रेस रहता है, तो आपको हैंडल कैसे करते हैं। मैं 35 क्लिनिक चलाता हूँ, तो भी मैं फ्रेश हूँ, 400 लोग काम कर रहे हैं, और मैं 100 स्मार्ट सिटी में धीरे धीरे क्लिनिक बनाऊंगा, तो वो भी एक स्ट्रेस लेवल तो होता ही है, पर हम हैंडल अच्छी तरह से करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डी स्ट्रेस बहुत अलग है, आपको खुद को समय देना चाहिए। और पांचवा मैं बोलता हूँ कि अभी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हुई, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल है स्किन डिसीज़ होने में। पूरे दिन लोग चेयर पे बैठे रहते हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो, एक्सरसाइज। दो चीज़ देखो, आप एक्सरसाइज आप 15 मिनट करो और पूरे दिन एक्टिव रहो, वो इक्विवेलेंट है। अदरवाइज बोले 1 घंटा पूरे दौड़ के फिर बाकी का 18 आवर एक ही टेबल पे बैठे, तो वो भी अच्छा नहीं है। आपको हर घंटे थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए, तो एक्सरसाइज भी इतनी अच्छी है। आप देखो एथलेटिक लोग दौड़ते हैं, जो भी जिम, जो स्पोर्ट्स मैन है, उसकी स्किन आपको अलग ही दिखेगी, इसका फिजिक्स आपको अच्छे दिखे। इट मीन्स कि ये पांचों चीज़ होनी चाहिए, तभी आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। अदरवाइज सिर्फ वो फेस वॉश और यूट्यूब से देख के, वो पड़ोसी ने बताया, केमिस्ट ने बताया, पार्लर वाले ने बताया, तो वो चीज़ से आपका टाइमिंग ठीक रहेगा। वो कब तक ठीक रहेगा? नेक्स्ट वॉश तक ठीक रहेगा। वॉश कर दिया, काम खत्म, तो ये मेकअप जैसा हो गया। परंतु आपको हेल्दी स्किन विदाउट मेकअप भी आपकी स्किन ग्लोइंग, जो मैंने कुछ नहीं लगाया तो भी सही नहीं रखे। तो बीइंग हम तो डर्मेटोलॉजिस्ट, हम तो समझते हैं कि किस किस चीज़ से आपकी स्किन ग्लोइंग रहती है। तो डाइट ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, हम 70% फोकस होता है डाइट पे करते हैं। आपने बहुत सही बात करी है। और आजकल के टाइम में हम ये देखते हैं दर्शकों की हमारे लाइफस्टाइल में इतने चेंजेस आ गए हैं, इतना सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिससे डेफिनेटली स्किन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। डॉक्टर जगदीश, मैं देख रही हूँ कि आजकल जैसे आपने कहा पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है, चाहे दिल्ली हो चाहे कोई भी पार्ट ऑफ द इंडिया हो, पॉल्यूशन के लिए जो हमारी कंसर्न है ना हमेशा रहता है। और इसके साथ ही स्किन कैंसर्स की जो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है कि काफ़ी लोगों को स्किन कैंसर्स, और आपने एक्जिमा की भी बात करी। तो सबसे पहले ये बताइए कि जब कैसे हमें पता चले कि हमारी स्किन में स्किन कैंसर आ रहा है, और अगर आ रहा है तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए ताकि हम अवॉइड कर पाएँ? 3 टाइप का स्किन कैंसर कॉमन है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा और मेलेनोमा। सब में लिथल कैंसर जो है मेलेनोमा। तो मेलेनोमा का जो कैरेक्टरिस्टिक है, यूजुअली वो हमारा एग्जिस्टिंग कोई भी मॉल में वो चेंजेस चालू होता है, तो इसको बोलते हैं ABCDE, ये इसका साइन है। ए स्टैंड फॉर एसिमेट्री, अगर इसका साइज चेंज हो गया उसको एसिमेट्री बोलते हैं। फिर B फॉर बॉर्डर, अगर बॉर्डर में कोई बदलाव आया कि एलिवेट हो गया, फ्लैटन हो गया, तो बॉर्डर। C जो में तो कलर में कोई चेंजेस आएगा, वैसे ब्लैक कलर था, इसमें ब्राउनिश कलर कोई चेंज हो गया, मल्टीपल कलर हो गया, तो भी है।
डी फॉर इसका जो डेप्थ होता है वो अगर कुछ बदलाव आ गया तो भी इसमें समझ में आएगा कि भाई ये मोल अभी इसको इन्वेस्टिगेट बायोप्सी करना बहुत ज़रूरी है। डेप्थ होता है, डायमीटर होता है, और ई होता है कि इसका जो इवोल्यूशन आता है कि रैपिडली बढ़ गया, साइज़ बढ़ गया, तो भी उसको अलार्मिंग, उसको बायोप्सी करके उसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। वैसे मेलेनोमा इंडियन स्किन में बहुत कम होता था पहले, परंतु आज पहले हम 5 साल में एक पेशेंट देख रहे हैं, अभी हम साल में एक पेशेंट तो देख ही रहे हैं। और दिन दूर नहीं कि 6 महीने में एक आएगा, धीरे हफ्ते में एक महीने में। यूएस में मेजॉरिटी जो डर्मेटोलॉजिस्ट की जो प्रैक्टिस है वो मेलेनोमा मैपिंग में ही आता है। उसका पर डे 50-60 पेशेंट, जो अगर बड़ी इंस्टीट्यूट है 50 पेशेंट तो सिर्फ मेलेनोमा मैपिंग के लिए आते हैं कि इसमें कोई कैंसर की चीज़ नहीं है ना। वो लोग तो यूजुअली मोल को हटा ही देते हैं। वो एक्सपोर्ट पार्ट, जो एक्सपोज पार्ट जो होता है ना, वहाँ मेलेनोमा कोई भी मोल रखते नहीं है, क्योंकि मोल जो एक फ्रेकल्स होता है वो फ्लैट होता है, मोल होता है एलिवेटेड होता है, थोड़ा एलिवेटेड रहता है, तो उसको तो निकाल ही देते हैं। वहाँ कोई नहीं। ऑस्ट्रेलिया में आप देखो 20 साल पहले स्किन कैंसर की मोर्टालिटी वो 20 के स्थान पे था, अभी वो 3rd स्थान पे आ गया। और एक्सपेक्ट करें कि 2030 में नंबर 1 किलर जो होगा तो वो स्किन कैंसर होगा मेलेनोमा ऑस्ट्रेलिया में। तो ये वाइट स्किन में हमारी डार्क स्किन है, पर एक साइड से हमें फ़ायदा भी है। डार्क स्किन में यूजुअली स्किन कैंसर कम होता है, स्पेशली मेलेनोमा। बेजल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा तो हो सकता है, उसका कोई लेना देना नहीं, पर मेलेनोमा यूजुअली वाइट स्किन में थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इतना हमें फ़ायदा रहता है। ओके। अब देखिए, इतनी बारीक बातें हैं जो हमें नहीं पता थी, और आज हम श्योर हमें काफ़ी चीज़ों से वाकिफ़ हो रहे हैं, हम पता चल रहा है। तो अब आपने हमें ये तो बताया कि कितने तरह के स्किन कैंसर्स हैं, हम अवॉइड कैसे करें, कि बच कैसे पाएँ? एक तो सबसे पहले आपका जो मोल है हो सके आपको निकाल देना चाहिए, एक्सपोज पार्ट में, खासकर फेस, नेक और हैंड में किसी भी तरह का कोई भी लेज़र से आराम से 5 मिनट का काम है, वो CO2 लेज़र से निकल जाएगा, ऑक्सीजन से निकल जाएगा। दूसरा कि अगर नहीं निकालना है तो आपको रेगुलर सनस्क्रीन आपको यूज़ करना चाहिए। सनस्क्रीन आपको 3 जो इसमें क्या, काफ़ी लोग बेचारे जनरल पब्लिक में उसको नॉलेज नहीं है कि सनस्क्रीन कैसे चूज़ करना चाहिए। एक तो SPF होता है ना, SPF सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, वो सिर्फ UVB का प्रोटेक्शन बताया है, UVA का इसमें है ही नहीं। तो UVA के लिए PA+4 है, वो UV प्रोटेक्शन फॉर और SPF है UVB मीन्स आप कोई जगह पे धूप में जाते हैं और स्किन जल जाती है और काली हो जाती है, वो UVB का डैमेज है। परंतु आप प्रोलॉन्ग पीरियड में धूप में डेली आप 2 घंटा धूप में रहे, वो जो डैमेज होता है वो UVA रेस से होता है। UVA रेस से कोलेजन तोड़ देता है, तो इससे फोटो एजिंग, आपकी एजिंग प्रोसेस, स्किन लेक्सिटी, जूरिया, वो UVA से होता है। और UVB से सिर्फ पिगमेंटेशन, स्किन काली हो जाती है, जल जाती है, वो चमड़ी निकल जाती है, वो UVB से। तो आपको दोनों प्रोटेक्शन चाहिए, एक इमीडिएट प्रोटेक्शन, एक फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। तो SPF 30+ होना चाहिए, वो 30, 40, 50, 60, 100 तक चलेगा। अगर बहुत ज़्यादा रहना है तो SPF 50 से ज़्यादा रहना चाहिए, अदरवाइज SPF 30 इंडियन स्किन के लिए सफिशेंट है। क्रीम बेस आता है, जेल बेस आता है। जिसकी ऑयली स्किन होती है ना, उसको जेल बेस सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, और जिसकी ड्राई स्किन होता है उसको क्रीम बेस सनस्क्रीन यूज़ करना है, उसमें लिखा है। और ऑलवेज ऊपर देखना कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लिखना चाहिए, वो UVA और UVB दोनों को प्रोटेक्ट करता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। बराबर। इसके अलावा अभी तो देखो, आप मोबाइल में है ब्लू लाइट है, बराबर, हम जितनी स्क्रीन देखते हैं टीवी में, अभी इंफ्रारेड रेज भी डैमेज कर रहा है। इंफ्रारेड मीन्स मोबाइल का रेज है जो हम देख नहीं सकते। एक विजिबल लाइट होता है, अभी वो भी डैमेज करती है, अभी पूर्वन हो गया। विजिबल लाइट से नीचे होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज, ऊपर आता है उसको बोलते हैं इंफ्रारेड्स, और एक ब्लू लाइट। तो चारों लाइट के प्रोटेक्शन का भी सनस्क्रीन जाता है इसमें, UVA, UVB, ब्लू लाइट एंड इंफ्रारेड। तो ये मेन जो होता है फिजिकल सनस्क्रीन जो होता है, आप देखो क्रिकेटर जो सनस्क्रीन लगाता है वो थोड़ा वाइट दिखता है, वो सबसे बेस्ट है। वो पूरे दिन आप देखो क्रिकेटर में रहेगा, आप इसकी स्किन डैमेज नहीं होगी, क्योंकि वो पूरा प्रोटेक्ट करता है। केमिकल सनस्क्रीन जो होता है उसको इफेक्ट आने में टाइम लगता है। मानो कि यूजुअली लोग क्या सनस्क्रीन लगा के तुरंत बाहर निकल जाए, स्पेशली मेल, वो सनस्क्रीन को काम करने में 20 से 30 मिनट लगती है इफेक्ट आने में, जो केमिकल सनस्क्रीन है। परंतु जो फिजिकल सनस्क्रीन है वो आप इमीडिएट लगा के जा सकते हो, बराबर। तो वो डिफरेंस होना चाहिए। पहले तो आप कौन सा लगे वो पता नहीं रहता है, जो आया लगा दिया। कितना क्वांटिटी, तो आपको थोड़ा 2 फिंगर्स, ये जो होता है ना ऐसा 2 वाला यहाँ तक चाहिए।
कितनी क्वांटिटी में लगाना चाहिए, ओके। और वो एक ही डायरेक्शन में लगना चाहिए। यूजुअली हम क्या करते हैं, ऐसे ही लगा देते हैं तो वो लेयर टूट जाता है। अच्छा। जब भी सनस्क्रीन लगा तो एक ही लेयर में होना चाहिए, दूसरी के मॉइस्चराइजर ऐसा नहीं लगाना, ओके। तो वो लेयर टूट जाता है। ऑलराइट। और जो भी आप सनस्क्रीन मीन्स जितना भी आप चेहरे पे लेयर लगाओ, लास्ट लेयर सनस्क्रीन होना चाहिए, तो प्रोटेक्ट करे अच्छी तरह से। अभी तो सनस्क्रीन ऐसा हो गया कि आपका मेकअप भी डिस्टर्ब नहीं करे, और अभी सनस्क्रीन में टिंटेड सनस्क्रीन भी आ गया कि भाई फाउंडेशन जैसा काम करे, के साथ। 2 in 1, मॉइस्चराइजिंग भी अंदर होगा, फाउंडेशन भी होगा और सनस्क्रीन का भी काम करे। मीन्स जैसे चाहे ऐसा सनस्क्रीन मार्केट में अच्छी ब्रांड का लेना चाहिए जो इसमें काम कर रही है। बाकी कभी कभी SPF लिखा है 50 पर एक्चुअली होता है 15, तो वो भी गड़बड़ रहता है, अवेयरनेस है, वो और डैमेज करता है। मेन तो पेशेंट ने सनस्क्रीन लगाया, उसको ऐसा लगे मैंने सनस्क्रीन लगाया, पर वो काम का नहीं है, और 3-4 घंटा घूम के आएगा तो वो काला होगा ही होगा। क्योंकि काफ़ी पेशेंट हमें बोला हम तो बीच में गए थे, हमने तो पूरा सनस्क्रीन लगाया फिर भी हमारी स्किन काली हो गई। इट मीन्स कि जो सनस्क्रीन लगाए वो ठीक नहीं है। दूसरा कि आपने क्वांटिटी कम लगाई है। तीसरा कि आपने जो टेक्निक लगाई है वो पुअर है। और चौथा ये कि आपने रीअप्लाई नहीं किया, क्योंकि वर्ल्ड का बेस्ट सनस्क्रीन है, 3-4 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता है। अगर आपने पूरे दिन बाहर रहना है तो आपको रीअप्लाई करना चाहिए 4 घंटे के बाद। ऑलराइट। आपने आज इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं। आई एम श्योर दर्शकों आपने ये चारों चीज़ें पूरी अच्छे से ध्यान से देख ली होंगी, सुन ली होंगी रादर, और अब आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला सनस्क्रीन, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब हम लोग प्रोडक्ट्स मार्केट में, आपको पता है आज के टाइम में तो फ्लड आया हुआ है प्रोडक्ट्स का, और एवरी सेकेंड एक नया प्रोडक्ट आ जाता है। तो कौन सा अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपके आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कोई जो कि बहुत एक्सपेंसिव ना हो, बट यस इट्स अवेलेबल इन द मार्केट। यस, वो हमने देख के हमने हमारा सख्या एडवांस साइंस करके हमने एक डिवीज़न बनाया। इसमें हमने सनस्क्रीन, फेस वॉश, डे क्रीम, नाइट, क्योंकि हमने देखा मेरा पेशेंट 5 लाख से ज़्यादा पेशेंट है, और वो प्रोडक्ट चाहे कैसे भी लेके आते हैं, खुद लगाते हैं, तो वो जो भी मैन्युफैक्चर इंडियन है, इसमें कोई बैक साइंस नहीं है कि कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है, क्योंकि सनस्क्रीन में तो 50 इंग्रेडिएंट है। हमारी स्किन को, इंडियन स्किन को सूट हुए ऐसा सनस्क्रीन कहाँ है। वेस्टर्न कंट्री वाला हमने सनस्क्रीन लगाया तो हमारे लिए तो थोड़ा डिफरेंट होता है, हमारी स्किन का नेचर डिफरेंट होता है। तो इसीलिए हमने हमारी खुद की हमने मैन्युफैक्चरिंग की है, एडवांस सख्या साइंस। इसमें अब हर एक टाइप का सनस्क्रीन हमने बनाया, लोशन भी बनाया, क्रीम भी बनाया, जेल भी बनाया, टिंटेड सनस्क्रीन बनाया। तो ये क्या लोग, और इकोनॉमिकल वे, ऐसा नहीं भी हमने बनाया तो बहुत महंगा है, वो 300-500 की रेंज में जो भी आपको बेस्ट सनस्क्रीन मिले ऐसा हमने बनाया। फिर भी अगर कोई मार्केट में, तो फार्मा कंपनी थ्रू जो आपने जो सनस्क्रीन वो आपको यूज़ करना चाहिए, वो टेस्टिंग में पास होता है। ओवर द काउंटर होता है कि कोई भी आप बना सकते हैं, कोई भी आप, ये हमारा कैमरामैन भी लोन लाइसेंस में बना सकते हैं, वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें साइंस नहीं होता है। पर फार्मा जो होता है, फार्मा कंपनी जो भी रेप्यूटेड इंडिया में जो फार्मा कंपनी है, उसका वो काफ़ी टेस्ट में पास होके फिर मार्केट में आता है। और वो OTC प्रोडक्ट में कोई टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी आके बना के वो बेच सकते हैं, तो वो यूजुअली नहीं लेना चाहिए। रिकमेंडेड जो होता है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट जिसके पीछे है वो, और फार्मा कंपनी के थ्रू जो प्रमोट किया जाता है वो सही रहता है। ओके सर, आजकल बहुत जैसे रेज है, सब जानते हैं कि स्किन केयर का ध्यान रखना है, बट काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमें फ़र्क पता ही नहीं है कि स्किन केयर और डर्मेटोलॉजी में क्या अंतर है। तो ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। स्किन केयर जो होता है ना, स्किन इज़ ए होलिस्टिक। स्किन में हम ये जो बोलते हैं उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। इसके नीचे डर्मिस, फिर फैट आता है, फिर मसल आता है, फिर बोन आता है। और हम जो भी हम केयर कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एपिडर्मिस की कर रहे हैं, और बाकी का डर्मिस, फैट, मसल वो भी स्किन का हिस्सा है ना। तो यूजुअली आप देखो, सेगिंग 20-30 ईयर के बाद चाहे भी कितना भी एक्सरसाइज कर रहे, कितना भी अच्छा खाना खाए, सेगिंग इसका काम करता है, ग्रेविटी के साथ वो सब नीचे पुल होता है। तो आप चाहे आप देखो 30-40 के बाद ही जो लाइन चली जाती है, बराबर। आपको नेजोलिबल फ्लोरिजम दिखते हैं, आप स्माइल का तो क्रॉसफिट दिखते हैं, आप गुस्सा वाली लाइन दिखते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आपकी स्किन वीक होती है। और मसल आप रेगुलर यूज़ करते हो तो मसल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए वो डायनेमिक लाइन बनती है कि जब आप एक्सप्रेशन करो तो लाइन बनती है। मीन्स कि मसल एक्टिव है, स्किन वीक हो गई, तो आपको स्किन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए या फिर मसल को वीक करना चाहिए। तो मसल को वीक के लिए जो बोटॉक्स देते हैं, और स्किन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्किन बूस्टर आता है। तो स्किन हेल्थ और जो बोलते हैं कि कॉस्मेटिक जो आप करते हैं,
एक सुपरफिशियल चीज़ है, वो कब तक ठीक रहेगी, नेक्स्ट वॉश तक रहेगी। जैसे आपने वॉश कर दिया तो वो मॉइस्चराइज भी गया, आपका एंटी रिंकल्स भी गया, आपका सैलिसिलिक भी गया, सब नाइसिनामाइड गया। और नाइसिनामाइड आपने 1 हफ्ते लगाया वाइटनिंग गया, फिर आपने 1 हफ्ता नहीं लगाया तो वापस ब्लैक हो जाएगा। तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, टेम्पररी है, जस्ट लाइक पार्लर प्रोसीजर। वो डिजीज़ को, तकलीफ को एड्रेस नहीं करता है, ये सिम्टम को, जस्ट लाइक पैरासीटामोल, बुखार आया खा, बुखार उतर गया, पर जिसकी वजह से बुखार आया जब तक वो सॉल्यूशन नहीं करेंगे तो आपका बुखार वापस आएगा। सेम ये चीज़ स्किन प्रॉब्लम होता है, वो स्किन हमारा बॉडी का हिस्सा है, तो अंदर का जो भी चेंजेस होता है वो ये रिफ्लेक्शन भी है, समझ। स्किन जो है सिर्फ प्रोटेक्ट बैरियर फंक्शन नहीं है, ये आपका इमोशन भी दिखाता है, आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस भी दिखाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, काफ़ी चीज़ स्किन दिखाता है। बराबर, स्किन से हम तो पेशेंट बात नहीं करें तो भी समझ में आ जाए कि उसको क्यों प्रॉब्लम है। बराबर, तो स्किन डिसीज़ ऐसा आता है कि, और बॉडी ने जो भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है, कुछ भी गड़बड़ होता है ना तो कचरा का लीवर किडनी से बाहर फेंकता है, का स्किन में भेज देता है। बराबर, तो आप देखो कोई भी किसी को डायरिया हुआ, कुछ भी तकलीफ हो तो स्किन में तुरंत चेंज आ जाता है। बराबर, कोई भी थायराइड है, बीमारी है, तो जो भी टॉक्सिन आता है ना बॉडी, वो लास्ट स्किन में भेज देता है। जितना उससे प्यूरीफाई उतना लीवर में कर देता है, बाकी स्किन में फिर जो भी इरप्शन निकलता है, जो रेसिस निकलता है, उसकी वजह से। तो स्किन डिसीज़ ऐसा होता है, 5000 स्किन डिसीज़ है। हम तो सिर्फ पिंपल्स हो, ओपन पोर, फ्रेकल्स, पिगमेंटेशन, 10 डिसीज़ में हमारा काम हो गया, पर 4990 डिसीज़ है कि जिसमें काफ़ी सिम्टम, काफ़ी चेंज है। वो कभी सिर्फ स्किन का प्रॉब्लम है, कभी ब्लड का प्रॉब्लम है, कभी लीवर की कोई चेंजेस होता है वो रिफ्लेक्ट स्किन में करती है, किडनी का कोई प्रॉब्लम होता है तो स्किन में रिफ्लेक्ट करता है, ब्रेन का कोई प्रॉब्लम होता है तो स्किन में, तो ये जुड़ी हुई है। तो बीइंग ए डर्मेटोलॉजिस्ट हमारा काम है इसको आइडेंटिफाई करना, इसको करेक्ट करना, तो स्किन अपने आप ठीक हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। डॉक्टर जगदीश, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आजकल जैसे सब कॉन्शियस ही हैं स्किन को लेके, और कहा जाता है कि कौन सी ऐसी उम्र है जहाँ पे आप, जैसे आजकल ट्रीटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा है, जैसे आपकी क्लिनिक पे काफ़ी ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल होंगे, तो कौन सी ऐसी उम्र है जहाँ पे हमें जैसे बोटॉक्स कराना या बहुत सारे ऐसे स्किन ट्रीटमेंट्स हैं, अंडर आई या कुछ इस तरह के फेशियल्स, वो कौन सी सही उम्र है जहाँ से हम ये ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, दीज डर्मा ट्रीटमेंट्स? ट्रीटमेंट तो हो सके यूजुअली हम अप टू 18 अवॉइड करते हैं, 18 के बाद ही ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर किसी को टीनेजर को बहुत पिंपल्स होता है तो इसको सिंपल हम पील जो करते हैं कि जो भी बोटेनिकल जो नेचुरल पील्स है, सैलिसिलिक है, मेंडेलिक है, ग्लाइकोलिक है, सब सिंपल माइल्ड पील करते हैं कि ताकि वो जो उसका ब्लैक हेड है, वाइट हेड से वो रिमूव करते हैं। 18 के बाद हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। और बोटॉक्स फिलर जो होता है वो 25-30 के बाद ही स्टार्ट करना चाहिए, इतना जल्दी यूजुअली होता नहीं। हाँ, किसी की पहले से बहुत पतली स्किन है तो उसको जल्दी ज़रूरत पड़ेगी। थिक स्किन को यूजुअली बोटॉक्स फिलर की ज़रूरत लेट पड़ती है। मेन जो होता है उसको लिफ्टिंग चाहिए। फिलर नाम ही फिलर है कि फिल करना, कि जो जगह पे गैप करा, जो जगह पे फैट थोड़ा नीचे आ गया तो वो फिल करने के लिए फिलर है। बोटॉक्स यूजुअली अपर फेस में होता है और फिलर होता है मिड फेस, लोअर फेस में ज़्यादा होता है। बोटॉक्स मेनली जो फिलर और इसमें फ़र्क है, बोटॉक्स डायनेमिक लाइन को करेक्ट करता है, इसको करेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो मसल पे काम करता है, और फिलर है स्किन में काम करता है, तो वो नॉट डिफरेंस। तो यूजुअली अर्ली जितना आप ट्रीटमेंट करो, और अभी तो हम सबको सजेस्ट करें कि जो स्किन बूस्टर है हाइलुरिक एसिड आप जितना यूज़ करो ना, आपको बोटॉक्स फिलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो स्किन बूस्टर हाइड्रेशन है। हमारे स्किन में डर्मिस में नीचे कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, वाटर, वो अगर जितना आपने मेंटेन किया ना इतनी स्किन आपकी हेल्दी। और हर 10 साल में 10% हाइलुरिक एसिड, कोलेजन फाइबर शरीर में कम होता है, वो इनएविटेबल है। अब इसीलिए अब 80-90 साल में चमड़ी कागज़ जैसी हो जाती है। क्यों? कि नीचे का लेयर जो डर्मिस धीरे 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 श्रिंक होता है। बराबर, जैसे आपने हाइलुरिक स्किन बूस्टर रेगुलर लिया तो वो श्रिंक नहीं होता है। बराबर, स्पेशली फेस का, बॉडी का तो हर एक जगह आप ले नहीं सकते, इसके लिए आप कोलेजन बेस्ड डाइट लेना। कोलेजन डाइट जो होता है ना, यूजुअली हमारे इंडिया में डाइट बैलेंस में, आप तो फिर भी मिस यहाँ तो नॉनवेज, हमें गुजरात में तो ज़्यादातर वेजिटेरियन होता है, तो वेजिटेरियन में सबसे कम प्रोटीन जाता है। तो प्रोटीन मात्रा बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटीन सही से नहीं गया ना तो स्किन में डिटेरियोरेट। और हम शुगर ही ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, प्रोटीन कम।
दोनों एक्सट्रीम है। हम्म। ज़्यादा शुगर को से जो डर्मिस में इफेक्ट, जो कोलेजन का ब्रेकडाउन होता है वो फास्ट होता है। इसीलिए देखो, जो भी डायबिटीज़ वाला जो पेशेंट होता है उसको हीलिंग में टाइम लगता है। और कोई भी आप देखो सर्जरी किया तो जिसका अनकंट्रोल डायबिटीज, उसको हीलिंग क्यों, कोलेजन फाइबर जो नीचे जो हीलिंग प्रोसेस ही पूरे डैमेज होती है। तो ये सारा फैक्टर हम जब भी कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं हम कंसिडर करते हैं। तो टीनेजर हमारे पास आता है कोमेडो ब्लैकेट, इसके लिए पील के लिए। थोड़ी बड़ी उम्र होती है तो ज़्यादा पिंपल्स के लिए, स्कार के लिए आता है, तो इसके लिए हम लेज़र, वो माइक्रो नीडलिंग RF फ्रैक्शन लेज़र वैसा करते हैं। और 25-30 के बाद अर्ली आप स्किन बूस्टर स्टार्ट कर सकते हैं। और 40 के बाद जो होता है आपको फिलर बोटॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि ये इनएविटेबल है। मसल स्ट्रेंथ हो, क्योंकि हम रिपीटली यूज़ करते हैं, स्किन वीक हो गई। अपने सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजिंग एंड रेटिनल क्रीम, जो रिपेयर क्रीम, जितना आपने रेगुलर लंबे समय लगाया, आपकी स्किन ऐसी प्रोसेस है आप दूर रख सकते हो। स्किन है जिम जैसा है। जिम कैसा है, आप जिम जाते हो तो 2 महीने गए फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप 5 साल रेगुलर गए, फिर आप 3 महीने नहीं गए तो आपकी फिजिक्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर आप 3 महीने जिम में गए और फिर आप वो मसल देखने लगे कि भाई अभी मसल बना कि नहीं बना, तो फ़र्क नहीं। ऐसे स्किन, ऐसे जिम जैसे आपको कंसिस्टेंस डिसिप्लिन से आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपकी स्किन लॉन्ग टाइम अच्छी रहेगी। बहुत ही आपने इतनी हमें इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं आज, कि किस तरह से 3 छोटी चीज़ों से कि आप अपना सनस्क्रीन लगाएं, मॉइस्चराइजर लगाएं, रिपेयर क्रीम लगाएं, और उससे देखिए कि आपकी लॉन्ग लाइफ है आपकी स्किन की। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और आज इतनी सारी बातें, मुझे तो बहुत फ़ायदा मिल रहा है इस पर्टिकुलरली इस एपिसोड से। लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर जगदीश, आप ना ही एक डॉक्टर हैं, बट मैं जानती हूँ कि आप दुनिया के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। आप सखिया चैरिटेबल ट्रस्ट भी रन करते हैं। पीजे चैरिटेबल, मेरे मदर के नाम से वो चैरिटेबल ट्रस्ट है। हमें इसके बारे में बताएं। क्योंकि समाज ने हमें बहुत दिया, तो थोड़ा हमें समाज को भी वापस देने का फ़र्ज बनता है। तो मेरे मदर के नाम से पार्वती बेन पीजे चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। इसमें हर महीने के फर्स्ट वेडनेसडे हम फ्री ऑफ कंसल्टेशन, फ्री ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं। और हम इंटीरियर गांव में कैंप करते हैं, मेडिकल कैंप, स्किन कैंप, सोसाइटी में अवेयरनेस की एक्टिविटी। और कोई पुअर पेशेंट है तो उसकी ट्रीटमेंट फ्री, उसका मेडिकेशन भी फ्री होता है। कोई स्कूल में कोई डोनेशन देना है, और काफ़ी जगह पे कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई मैरिज की कोई बिल्डिंग होती है। मेनली हम एजुकेशन और हेल्थ में एक्सपेंस करते हैं वो पीजे। और हमारी जो टर्नओवर का हम स्टेट फॉरवर्ड 2% इसमें दे देते हैं, कि वो पूरे साल में इसमें एक्टिविटी रहती है, और दूसरे लोग भी इसमें डोनेशन देते हैं। बहुत ही खूब। और अब जाते जाते आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि 35 सिटीज़ में तो आप ऑलरेडी हैं, देश में आपने अपना नाम तो बहुत बना लिया, विदेश में कब पहुँच रहे हैं, और कहाँ कहाँ आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? मेरा 5 बड़ा फ्यूचर प्लान है। सबसे पहला तो मोदी जी ने जो 100 स्मार्ट सिटी किया, तो वो 100 स्मार्ट सिटी में हम क्लिनिक बनाएंगे। तो इसमें 35 तो पहुंच गए, 65 बाकी है, 3 साल में ख़त्म करेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि गांव में हमने देखा कि भारत जो सच्चा, जो एक्चुअल जो भारत बोलते हैं, वो Tier 3 सिटी में है। और इसका पॉपुलेशन 70% ग्रीनो, 30% Tier 1 Tier 2 में है। तो जो भी 17,000 डर्मेटोलॉजिस्ट इंडिया में, तो मेजोरिटी तो वो Tier 1 Tier 2 में है। Tier 3 में ना गवर्नमेंट का सेटअप है, ना PHC CSC में कोई डर्मेटोलॉजिस्ट ही नहीं है। तो हम हमारी जश स्किन क्लिनिक नाम से हमने सिर्फ छोटे सिटी के लिए बनाई है, और हम 20,000 छोटी छोटी ब्रांच बनाएंगे 10 साल के अंदर, वो पूरा प्लान बनाया। तीसरा है कि 17,000 डर्मेटोलॉजी, एक भी लेज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में नहीं है, हम सब इंपोर्ट होती है। तो हम मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस बनाएंगे। चौथा कि मैंने वो एडवांस सखिया एडवांस साइंस है कि भाई हाई एंड नैनो टेक्नोलॉजी जो क्रीम है, अभी हम कोई भी क्रीम बाहर की 3-4 हज़ार से नीचे नहीं आती, तो वो 500,000 में ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी क्रीम इंडिया में क्यों ना आए, तो हम बनाने जा रहे हैं। और लास्ट जो है, वर्ल्ड का हम लार्जेस्ट स्किन इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, 3 लाख स्क्वायर फीट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट। कि इसमें टेलीडर्मेटोलॉजी, मेडिकल टूरिज्म, टेलीडर्मेटोलॉजी मीन्स एक ही जगह पे एक डॉक्टर 10 क्लिनिक देख सकते हैं, ऐसा पूरा हम सेटअप बनाना है। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान है। वाओ, इतने अमेजिंग प्लान्स हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि आप एक ना ही एक डॉक्टर हैं,
आप ना ही दुनिया के लिए सोचते हैं, आप एक बहुत ही बड़े विजनरी हैं, कितनी आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और आपके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। यू आर थिंकिंग सो मच फॉर एवरीवन। मैं दिल से चाहती हूँ कि आपके सारे फ्यूचर प्लान्स, एक आईपीओ भी आ रहा है बहुत ही खूब है, और आपके पूरे प्लान्स सारे जो भी आप सोचे वो पूरे हों, और आप हमारे पास बार बार इस इंटरव्यू में आए और अपनी एक नई अचीवमेंट के बारे में डिस्कस करें। आखिरी में एक विजनरी से एक वन लाइन, आप बिलोंग करते हैं मोदी जी की सिटी से आए हैं, आप खुद ही एक लीडर की सिटी से आ रहे हैं, आप एक लीडर हैं, आप दुनिया के लिए, देश के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपका एक लाइन का मैसेज। एक ही लाइन है कि हेल्दी स्किन जो होता है, मैं वाइटनिंग गोरेपन की बात नहीं कर रहा हूँ, हेल्दी स्किन जो होती है, हेल्दी स्किन से आपका बॉडी ऑटोमेटिक हेल्दी रहेगा, समझिए। तो आपको हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी जो भी चीज़ मैंने बताई, अगर आप दिल से करेंगे तो जो लाइफ हम बढ़ा नहीं सकते, पर हम कितना जीना है वो अच्छी तरह से जिए, वो हमारे हाथ में है। तो हम चाहते हैं कि स्किन डिजीज़ से भारत में कोई भी परेशान न हो, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपका 70% स्किन प्रॉब्लम रुक जाएगा, मिट जाएगा और रिकरेंस नहीं होगा। ये श्योर शॉट है मेरी ओर से। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग टिप टुवर्ड्स द एंड। और हाँ दर्शकों, मैं ज़रूर जानती हूँ कि आज का एपिसोड बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ना ही मेरे लिए, ना ही सिर्फ मेरी महिलाएं दोस्तों के लिए, बट सारे मेल्स और वो बच्चे जो ये एपिसोड देख रहे होंगे। और अगर आप नहीं देख रहे तो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप सबको बोलिए देखें, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे स्किन के बारे में जानने को मिली हैं। आपका फिर से बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मैं यहाँ पे आपको बाय बोलती हूँ, लेकिन एज ऑलवेज मैं हमेशा आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं फिर से आऊँगी एक नए पर्सनालिटी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने स्किन का ध्यान रखते रहिए। जी, थैंक यू।